ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 13 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 13 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 13 है ये, और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 12 तक को कंप्लीट कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने इन सब का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 2025 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, इस टेस्ट को पूरा लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 13 है ये, और आज ही 2 जुलाई 2025 को ये संपन्न कराया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 13 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, देखिए खाली स्थान दिया गया है, के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके स्थान पर वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ उदय उमेश ललित के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। किसके स्थान पर? तो यू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित के स्थान पर। तो अब क्लियर हो गया कि यू ललित जो थे ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, और 50वें कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है। अच्छा, 51वें कौन थे? तो 51वें थे संजीव खन्ना। कौन थे 51वें? 51वें संजीव खन्ना थे। ठीक है ना। और अभी 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? तो भूषण रामकृष्ण गवई। याद रखिएगा, भूषण यानी कि BR गवई। ठीक है ना, BR गवई ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ ही साथ ये भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा SA बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े ये 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। NV रमन जो थे ना ये 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखिए 47वां कौन था? तो शरद अरविंद बोबड़े। 48वें कौन थे? NV रमन। 49वें कौन थे? तो उदय उमेश ललित। 50वें कौन थे? तो DY चंद्रचूड़। 51वें कौन थे? तो संजीव खन्ना। और 52वें कौन थे? तो भूषण रामकृष्ण गवई। इतना आपको याद हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा उससे आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए एक एक करके देखते हैं। यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, यह सही है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, यह भी सही है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, यह भी सही है। देखिए ये वाला गलत दिया गया है, क्योंकि मूल संविधान में 25 भाग नहीं थे। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, इसीलिए ये वाला जो है सही नहीं दिया गया है। अच्छा देखिएगा, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, और संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था।
तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। देखिए, इसको एक टेस्ट के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक पूरा टेस्ट लगाने के बाद अपना अपना स्कोर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता आरक्षित हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से? तो एक हिमालय हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट हो गया, उसके बाद देखिएगा इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और एक सुंदरवन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पश्चिमी घाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जनवरी से लेकर के जून तक के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको बिहार पुलिस 2025 के लिए कराया हुआ, कल ही कराया था। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसको पहचाना गया था? तो फ्रेंड्स, ये नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया। और आपको पता है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की बात हो रहा है, सीएजी की। ठीक है ना, उसके पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है, और देखिए सीएजी को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जाता है। उसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जिसे राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है, और यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही होता है। ठीक है ना, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही सीएजी को हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और वर्तमान में भारत की सीएजी कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो याद रखिएगा के संजय मूर्ति हैं, के संजय मूर्ति। चलिए देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? बताइए। देखिए, एक चैनल है टारगेट बीपीएससी टीआरई, ठीक है ना, टारगेट बीपीएससी टीआरई, उस पर जो है आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो किरण का नया बुक आया हुआ है, चलाया जा रहा है। आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर के उस सेट को लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये देश बुल्गारिया था। कौन सा देश था? तो ये बुल्गारिया था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जाता है, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? बताइए, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो देखिए, शून्यकाल का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच, प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई प्रश्न उठाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद का स्थान के रूप में चुना गया था? तो चौथा बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो आपको याद रखना है कनिष्क के समय में। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और देखिएगा इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है ना, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया, महायान और हीनयान, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए पहला कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा हुआ था कहाँ पर?
वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में हुआ था। चलिए देखिएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व बना लीजिए इसको, ठीक है ना, बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये फ्रेंच के, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रेंच के संविधान से किया गया, फ्रांस के, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 263 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को अंतर्राज्य परिषद बनाने का अधिकार है और पहली बार अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है 1990 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इस परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया? बताइए, नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। ये जो है कनाडा से नहीं लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो बाकी सभी कनाडा से लिए गए हैं। पूछा गया कौन सा कनाडा से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री थे। और उन्होंने युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपको याद होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। और देखिए 10 जनवरी 1966 को, याद रखना है आपको, 10 जनवरी 1966 को जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान ने उस पर साइन किया था। कब? तो 10 जनवरी 1966 को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध नहीं है, सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्ष का, बट यहाँ पर सप्तवर्षीय या शताब्दी युद्ध यानी कि 100 वर्षीय युद्ध, 100 ईयर्स वार है ये, ठीक है ना। ये किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो देखिए ये 100 ईयर्स वार जो है ना, 100 वर्षीय युद्ध, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और ये युद्ध 1337 से लेकर के 1453 तक चला था, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सप्तवर्षीय युद्ध जो 7 वर्ष तक चला था, ये भी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ही मुख्य रूप से लड़ा गया था। 1756 से लेकर के ये 1763 तक चला था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बैस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई है। तो देखिए बैस्टिल जेल पर तीसरे स्थान में हमला 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1789 को ये बैस्टिल के जेल पर तीसरे स्थान से हमला हुआ था, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, तो देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, इन सब का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना, शाहजहां ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और यही जो थे राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक भी थे, तो ये थे फ्रांसवा बर्नियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रांसवा बर्नियर, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो है विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स एक पुस्तक तो आपको याद होगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर की पुस्तक है। बट इनमें से जो है एन इको फ्रॉम अंडमान, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना।
अच्छा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड को लिखा है सरोजनी नायडू ने। अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है, और वाई आई एम एन एथिस्ट ये लिखा है भगत सिंह ने। तो ये सब भी आप ध्यान रखते चलेंगे। देखिए 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे किसने? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है ना। और इस पर साइन किया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी। तो दांडी यात्रा हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से, और ये दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। और सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को इन्होंने भंग किया, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया, सत्र में आयोजित की गई थी। बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक सत्र आयोजित की गई थी, कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पर? बॉम्बे में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, लंदन में इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा किया गया था? यानी कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था, और 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। तो दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी पुस्तक है एक, आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्हीं की पुस्तक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो फ्रेंड्स केलुचरण महापात्र जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे, जो ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर देखिए ओडिसी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यक्षगान कर्नाटक का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष किसको माना जाता है? बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष, तो फ्रेंड्स ये माना जाता है 1860 को, 1860 को, ठीक है ना। और उस समय पहला बजट जो है ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? मैंने कई बार ये कराया है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना है। दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर, तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है सीमा शुल्क के रूप में। सीमा शुल्क को कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का कर होता है जो एक देश से दूसरे देश में माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। किसके जो है जन्म दिवस और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है किसके? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय यानी कि बीसी रॉय के, ठीक है ना। बीसी रॉय शॉर्ट में बोला जाता है, विधान चंद्र इनको कहा जाता है, पूरा नाम है विधान चंद्र। और 1 जुलाई के दिन इनका जन्म हुआ था, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स डे मनाया गया है, ठीक है। और देखिए इनका जन्म भी हुआ था 1 जुलाई 1882 को, और मृत्यु भी इनकी 1 जुलाई को हुई थी। इसलिए इनकी जन्म, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में ही पूछा गया है
कि जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए। तो जन्म भी 1 ही जुलाई को हुआ था और इनकी मृत्यु भी 1 ही जुलाई के दिन हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है। देखिए असम में क्या है, यहाँ पर एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, ये यहाँ पर जैव लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए देखिए असम में क्या है, तो असम में मानस है, मध्य प्रदेश में क्या है, तो पंचमढ़ी है, उड़ीसा में सिमलीपाल है और मेघालय में नोकरेक है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना। तो पहला का C देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, पहला का C यहीं स्टार्ट हो रहा है, दूसरा का भी यहाँ पर C दे दिया गया है, तो ये तो गलत होगा। यहाँ पर मैंने आपको मिला दिया है। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ से करेक्ट मिलान कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक प्रदूषक के रूप में बताइए, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है किसको, तो फ्रेंड्स ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, O3 याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम, तो फ्रेंड्स ये गगनयान को किया गया है, याद रखिएगा गगनयान को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं JK रावलिंग। तो यहाँ पर देखिए JK रावलिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी सही है। उनका जन्म स्थान गुजरात था, बिल्कुल इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी सही दिया गया है। और वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। बैडमिंटन के खेल में, तो बैडमिंटन के खेल में जो है महिलाओं के लिए कौन सा ट्रॉफी, तो ये उबर कप दिया जाता है। और बैडमिंटन के खेल में अगर पुरुषों के लिए पूछेगा तो पुरुषों के लिए थॉमस कप दिया जाता है, पुरुषों के लिए थॉमस कप दिया जाता है। दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को करमुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था। बताइए अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को करमुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया था लुम्बिनी को। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्षगांठ पर, ठीक है ना, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्षगांठ पर लुम्बिनी को करमुक्त घोषित किया और केवल 1/8 भाग को जो है इसने कर योग्य घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B राइट आंसर हो जाएगा, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं बट लाइक बहुत ही कम होता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात करते हैं तो यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और चीनी यात्री हेन स्वांग, ठीक है ना, हेन स्वांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था उसने यहाँ पर अध्ययन किया था। तो ये दोनों सही हो गए। और देखिए यह मुख्य रूप से चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जो था एक तरह का केंद्र था। और हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थकारों के लेखन के माध्यम से पता चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी हमें जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है अन्य स्रोत से, जैसे कि खुदाई वगैरह से और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वाला आंसर होना चाहिए जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं और इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, साथ ही साथ इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके जो है भारत में शामिल हुआ था। ये डेट और सन याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को
कौन सा राज्य विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कौन सा राज्य हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है ये जम्मू कश्मीर हुआ था। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराज हरि सिंह, इन्होंने है भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इस विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्ञान बिंदु का 300 का स्टैटिक जीके का प्रश्न है जो मैं आपको कल कवर करवा दूंगा। देखिए वहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। पिछले बार भी बिहार पुलिस के एग्जाम जो 2024 में हुआ था उसमें पूछा गया था, तो वो वाला टॉपिक कल मैं आपको कवर करा दूंगा। पूरा 300 स्टैटिक जीके है। चलिए 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? यहाँ पर बना लीजिए किस वायसराय के अधीन, ठीक है ना। तो 1942 में आया था। अच्छा पूछा जाएगा क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आपको याद रखना है मार्च 1942 में आया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन हासिल करना था इसको, और इस मिशन का नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था, ठीक है। और उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है ना, RIN, ठीक है ना, रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? बताइए। नौसैनिकों का विद्रोह जो है रॉयल इंडियन नेवी का 1946 में हुआ था, बट ये डेट भी पूछा जाता है 18 फरवरी 1946 को। डेट सहित याद रखना है आपको, ठीक है। ये हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। ये आप डेट और सन दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा, माने फिर से विकसित किया जाएगा। तो ये कौन सा स्टेडियम है बताइए? तो ये मोइनुल हक स्टेडियम है पटना का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अब देखिए एक भू केंद्रित मॉडल है, ठीक है ना, एक भू केंद्रित मॉडल है और एक सूर्य केंद्रित मॉडल है। दोनों याद रखिएगा, एक भू केंद्रित है और एक सूर्य केंद्रित है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भू केंद्रित मॉडल जो है ये प्रस्तावित किया था टॉलमी ने किया था, ठीक है ना। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी खगोलीय पिंड, तारे, सूर्य और ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। और सूर्य केंद्रित जो मॉडल था ना, इसको प्रस्तुत किया था कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रित मॉडल को कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। और इस मॉडल के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह और चंद्रमा इसकी परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य केंद्रित में है। और यहाँ पर भू केंद्रित पूछा गया जो कि टॉलमी होगा। चले लुसाई नामक जनजाति जो है पूछा गया है लुसाई के बारे में कि लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? लुसाई नाम बताइए, लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया है? तो देखिए लुसाई जो है ना, लुसाई ये मुख्य रूप से कहाँ पर आती हैं? तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा दिया गया है, त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य, साथ ही पूर्वी उत्तर और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? बताइए। मध्य, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से जो है किस गंगा मैदान का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स देखिए मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार जो है ना, ये मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है, ठीक है ना, मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? नाथुला दर्रा के बारे में, तो नाथुला दर्रा आपको पता है ना कहाँ पर है? सिक्किम में पड़ता है। और नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की एक मुख्य धमनी थी और इसे 2006 में पुनः खोला गया था, ठीक है ना, 2006 में। तो यहाँ पर सभी जो है सही दिया गया, सारे विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। और इसके अलावा भी साबरमती, माही, लूनी, ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा दिया गया है, तो केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक एक करके पढ़िए। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी सही है। और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी,
ठीक है ना, ये करेक्ट दिया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। और इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पर, हर साल नहीं, हर 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। चले, इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, इतना समझा के। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ये किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 12 में है, ठीक है ना। राइट आंसर अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? चलिए बताइएगा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको ऑप्शन दिखाई दे। पूरा ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं बड़ा कर दूंगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ये वाला ऑप्शन जो है राइट होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग जो है किस वर्ष रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? तो फ्रेंड्स, ये 1935 में आधिकारिक रूप से भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि भारत का संविधान किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए, कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए हैं? कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये जोड़ा गया था कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश किया था? किस समिति ने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना का, यहाँ स्थापना बना लीजिएगा, ठीक है ना, का सिफारिश किया था? तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ठीक है ना। और देखिए 1957 में 1957 में जो है भारत सरकार ने 1957 में भारत सरकार ने जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया था, जिसका उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का अध्ययन करना था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा की सिफारिश किया था, जिसे बाद में पंचायती राज के रूप में जाना गया, ठीक है ना। और इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन से 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका नाम भी याद रखना है। ऑप्शन में दे देगा कि 6ठी अनुसूची में किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है, और उनमें से 4 ऑप्शन में एक सही ये दे देगा और उलट पुलट के दूसरा राज्य दे देगा। इसमें से एक राज्य हटा देगा और कोई दूसरा डाल देगा, इसलिए राज्य भी याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 6ठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कठोर जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? कठोर जल में निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं अशुद्धि है, निम्नलिखित में से अधिक मात्रा में कौन उपस्थित होता है? तो यहाँ पर कौन होगा? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन खनिजों के लवण पानी में घुले हुए होते हैं, जिससे पानी कठोर हो जाता है। और पानी की कठोरता को 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक अस्थायी कठोरता है और एक अस्थायी कठोरता है, ठीक है ना। एक अस्थायी है, एक क्या है? अस्थायी है, और एक अस्थायी है, एक अस्थायी कठोरता है। अब देखिए, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण।
और अस्थायी कठोरता जो होती है ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण होती है। तो ये भी ऑप्शन में दे करके पूछ देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा कि घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इसमें आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 में कैंसर जैसे घातक रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलिए, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, ये पित्त रस और अग्नाशयी रस अपनाता है। देखिए, पित्त रस जो है ना, पित्त रस यह लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और माफ करिएगा, अग्नाशयी रस जो है, अग्नाशयी रस, ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे आप। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। पादपों में पर्णहरित होता है, पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलती है, समुद्री शैवाल को पादप में नहीं रखा जाता है। तो यह गलत हो गया, तो सही है केवल 1 और 2। और इसी तरह का सेम प्रश्न जो है आगे भी आपको मिलेगा। यहाँ से ये वाला ऑप्शन हटाया गया है और वहाँ पर दूसरा रखा गया है, आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, देखिए, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है, ठीक है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए तो ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तब यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विरामी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो वो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है गति की, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ये जड़त्व का नियम है और ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से प्रश्न में कितना वोल्ट है ये छूट गया है, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, चाहे कोई भी वोल्ट हो, कितना भी वोल्ट दिया जाए आप बना लीजिएगा। कह रहा है कि भी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 5 C यानी कि 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना जो है कार्य होता है। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, तो V = होता है आपका वर्क डन बटा चार्ज होता है, वर्क डन बटा चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर कार्य पूछा गया है तो W बराबर कितना हो जाएगा, V × चार्ज हो जाएगा, यानी कि Q लिख दीजिए या C लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर V अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू देता तो यहाँ पर V × 5 होता, ठीक है ना। तो ये 5 मतलब 5 जूल हो जाता, कहने का मतलब है इसका तो 5 जूल आंसर होता है, लेकिन आंसर तो 5 जूल कहीं दिया ही नहीं गया है, यानी कि इसका आंसर जो होना चाहिए ये 16 वोल्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 16 वोल्ट रखते हैं तो 16 × 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और गुना 5 हो जाएगा, तो 16 × 5 = 80 जूल हो जाएगा। तो ये 16 ही होना चाहिए, ऑप्शन में ये 16 छूट गया है, मतलब प्रश्न में 16 छूट गया है। आप फॉर्मूला याद रखिएगा, कितना भी वोल्ट हो आप वोल्ट इंटू जो कूलम्ब दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वर्क डन कार्य निकल जाएगा। देखिए, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु का कुंडलकुलम है। कौन सा है, तो ये तमिलनाडु का कुंडलकुलम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंडलकुलम। अच्छा, काकरापार कहाँ पर है, तो गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कैगा जो है, कैगा ये कर्नाटक में है। चलिए, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धातु के बारे में, तो धातु के बारे में आपने पढ़ा होगा कि धातु चमकदार होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, इन्हें तार में बदला जा सकता है, खींच करके पतला तार इनका बनाया जा सकता है, और ये आघात वर्धनीय होती हैं। तो इनमें से सारा का सारा सही दिया गया है, ठीक है ना, सारा का सारा कथन सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। एक तो आपका डिस्टिलेशन है यानी कि आसवन विधि है, और एक आपका रिवर्स ऑस्मोसिस विधि है जिसको कि उत्क्रम प्रसारण कहा जाता है,
जिसको कि उत्क्रम परासरण विधि कहा जाता है, उत्क्रम परासरण विधि, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, रिवर्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में भी, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि उत्क्रम परासरण विधि और आसवन विधि दोनों से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर आसवन दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वॉशिंग मशीन में जो है भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का किया जाता है, यानी कि अपकेंद्रीकरण का, यानी अपकेंद्रण बल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपकेंद्रण दिया गया है। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? देखिए इस तरह का कुछ वो आकार होता है डायमंड रिंग वाला, ठीक है ना, इस तरह का कुछ होता है। आप अगर देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा आपको तो याद होगा, इस तरह का जो है इमेज बनता है उसमें। तो दरअसल होता क्या है, डायमंड रिंग इफेक्ट में जो है, डायमंड रिंग प्रभाव में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा दिखाई देता है। और यह प्रभाव ग्रहण के दौरान जो है चंद्रमा के सूर्य को पूरी तरह से ढकने से ठीक पहले और बाद में होता है, जब सूर्य की रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा चंद्रमा के किनारे से दिखाई देता है, जिससे कि एक चमकदार अंगूठी जैसी आकृति बनी होती है। और ये लाइट यहाँ पर आपको चमकदार दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन। तो ये आपका बनता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए C2H3 ये OH, ये पूछा गया किसका फॉर्मूला है, बताइए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5OH, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है और OH मैंने लिख दिया। तो ये C2H5OH या CH3CH2 और OH ये एथेनॉल का सूत्र है। किसका फॉर्मूला है? एथेनॉल का। और इसको कहा जाता है क्या? इसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है ना, एथेनॉल को, इथेनॉल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर इथेनॉल हो जाएगा। सिरका का CH3COOH होता है। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 होता है और मीथेन का CH4 होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 66 नंबर प्रश्न है कि दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक मौजूद होता है? यहाँ क्षारक बना लीजिए, कारक नहीं क्षारक। कौन सा क्षारक मौजूद होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपको पता है कि कौन सा क्षारक मौजूद होता है। तो ये क्षारक है MgOH का होल 2। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए तो कहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बस आप ध्यान रखिएगा कि दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। चलिए जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फो ऑक्साइड को जो है ये सल्फोनिक अम्ल में चेंज कर देता है, सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फोनिक अम्ल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल का फ्लोरिडीकरण यानी कि फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल पूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है? जल का फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, ये इसलिए किया जाता है ताकि दांतों की सड़ने से रोका जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दांतों की सड़न को रोकने के लिए, दांतों की सड़न को रोकने के लिए। देखिए समूह 3 से 12 के तत्वों को कौन सा तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो इनको डी ब्लॉक तत्व, यहाँ पर सॉरी डी ब्लॉक तत्व या इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। इनको डी ब्लॉक में स्थिर होते हैं ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कांस्य से मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? कांसा के। तो कांसा जो बना होता है ये कॉपर और टीन का बना होता है, तांबा और टीन का, ठीक है। और पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का बना होता है। तांबा और जस्ता का कौन होता है? पीतल, ठीक है। और कांसा होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु, ठीक है। चलिए आइसोबार क्या है? अच्छा आइसोटोप अगर आपने पढ़ा होगा ना ध्यान से तो आप आइसोबार बता दीजिएगा। समस्थानिक आइसोटोप होता है और आइसोबार संभारिक बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? आइसोबार में क्या होता है कि परमाणु संख्या में भिन्नता होती है, यानी कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, ये आइसोबार हैं।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है। रजत कोई व्यक्ति है, उसको दीर्घ दृष्टि दोष है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार की लेंस का सुझाव देगा। यानी कि सीधे तौर पर बताइए कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है और इसके निवारण के लिए कौन सा, तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। चलिए उसके बाद देखिए औसत गति u+v/2 में, अब यहाँ पर देखिए इसमें या तो u का अर्थ पूछेगा या फिर आपसे v का अर्थ पूछेगा, यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, ये सब टाइपिंग में एरर हुआ है। औसत गति बराबर u+v/2 में u का अर्थ अगर पूछेगा तो प्रारंभिक वेग होगा और v का अगर पूछेगा तो अंतिम वेग होगा, ठीक है ना, यही दोनों पूछ सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या है। तो रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है, मिराज बनता है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण पूछा गया है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है अंतःस्रावी तंत्र का, तो देखिए इनमें से पीनियल अंतःस्रावी है, थाइमस भी अंतःस्रावी है, अधिवृक्क भी अंतःस्रावी है। यहाँ पर देख सकते हैं लार ग्रंथि जो है ना, ये अंतःस्रावी नहीं है, लार बहिस्रावी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खालिस्तान दिया गया खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यानी कि इनमें से कौन जो है खांसी छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन करता है, तो ये मेडुला करता है। याद रखिएगा कौन करता है, मेडुला करता है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। राइबोसोम, अच्छा राइबोसोम को आपको पता है ना कि ऊर्जा की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का स्तर है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यही वाला प्रश्न था जो मैंने बताया था कि फिर से आपको मिलेगा। देखिए पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पूछा गया कौन सा सही है, तो बिल्कुल ये सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यही वाला गलत दिया गया। पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है, इसमें भी यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। बताइए कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। अच्छा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, उंगली पर काउंट करिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। गुणवाचक नहीं होता है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था। बताइए भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए बाला बोधिनी का इन्होंने किया था, कविवचन सुधा का किया था और हरिश्चंद्र मैगजीन का किया था। ये भारतेंदु इन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक जो है ना, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। खर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो खर का पर्यायवाची इसमें से गधा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बैसाख नंदन भी कहा जाता है, रासव भी कहा जाता है। तो रासव भी गधा का यानी कि खर का पर्यायवाची शब्द है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट, तो फ्रेंड्स ये सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर और सहज चित्रण किया है। तो यहाँ पर सूरदास हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सुनिए। तो दोपहर के बाद के समय को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अपराह्न हो जाएगा, ठीक है ना, अपराह्न हो जाएगा। देखिए पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है ना, अर्धमागधी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, बताइए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे आय जो है ना, ये आय शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी यहाँ पर आपको पुल्लिंग दिख रहे हैं, बाकी ये आय स्त्रीलिंग है। चलिए अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया, खाली स्थान भरना है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। 10 कैंडिडेट्स, खाली स्थान दिया गया फॉर द इंटरव्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 कैंडिडेट्स टर्न अप, ठीक है ना, तो यहाँ पर टर्न अप हो जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन का इसमें से पूछा गया, तो इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो होता है किसी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह हमेशा सेल्फ से समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए इट सेल्फ दिया गया है, ठीक है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर है, मतलब ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर हो गया, बाकी 3 ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, तीनों को पढ़ लीजिए और एक उधर था, बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें से जो ऑप्शन ए जो है ना, यही वाला सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है ये। सी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी द बैग, कैरी द बॉक्स, ठीक है ना, ये करेक्ट दिया गया है। अब देखिए इन 90 प्रश्नों में से क्या करिए, आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और देखिए 90 से नहीं 91 से लेकर के 100 तक में गणित के प्रश्न हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे पूरा 15 सेट जैसे ही हो जाएगा टेलीग्राम पर मैं इसका PDF आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर